हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सर एकदम ठीक है सर। हम लोग सर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाओ सर। बेटे नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग करना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बेटे किसके जैसा है जिसके पहला पॉइंट हम लोग पढ़े हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, उसके जैसा है। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या ये हेडिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है। अब देखना इसका मतलब भी ऑलमोस्ट सेम है जो हम लोग पिछला पढ़े थे पीवीडीडी, उसके जैसा ही है एकदम। क्या इसका मतलब है देखना, जैसे कि हमारे पास टोटल डेटर्स है लेट से 1 लाख रुपीस के। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग शपथ लिए थे, क्या देखते हैं, बेड डेप्ट। सपोज 10,000 का बेड डेप्ट हो गया तो कितना रुपए मिलेगा अब डेटर से, 90,000 रुपीज। ठीक है। अब हमको डाउट है, क्या बात का डाउट है बेटे, 10% पैसा नहीं मिलेगा, 10% लोग पैसा नहीं देंगे। तो कितना रुपए मिलना है? 90,000, 90,000 रुपए मिलने वाला है। ये 90,000 रुपीज में से 10% लोग पैसा नहीं देंगे तो कितना रुपए नहीं मिलेगा? 9,000। तो कितना मिलेगा हमको? 81,000। इतना समझ में आ रहा है? इतना पिछले क्लासेस में ऑलरेडी बेटे पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब ये जो 81,000 रुपीज हमको मिलेगा, ठीक है, हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो 81,000 रुपीज लोग देने आएंगे हमको, जो डेटर्स हमको पैसा देने आएंगे, वो लोग बार्गेनिंग करेंगे बेटे, वो लोग डिस्काउंट मांगेंगे। किस बात का डिस्काउंट मांगेंगे? प्रॉम्प्ट पेमेंट, कैश डिस्काउंट। ज्यादा जल्दी पैसा देने के वजह से जो डिस्काउंट मिलता है, कैश डिस्काउंट, तो लोग कैश डिस्काउंट हमसे मांग सकते हैं। और हमको लग रहा है कि 2% लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, 2% लोग पैसा देते वक्त डिस्काउंट मांगेंगे। तो 2% किसका? 1 लाख का, 90,000 का, कि 81,000 का? कितने लोग पैसा देंगे? क्या 1 लाख रुपए मिलने वाला है? नहीं सर, 10,000 तो बेड डेप्ट हो चुका, 90 ही मिलेगा। उसमें भी 9,000 नहीं मिलेगा, 90,000 में से भी 9,000 लोग तो पैसा ही नहीं देंगे। तो पैसा कितने लोग देंगे बेटे? 81,000 रुपीज। ये जो 81,000 रुपीज मिलेगा, इस पे 2% का डिस्काउंट देना पड़ सकता है। ठीक है। तो 81,000 रुपीज का 2%, 1,620, इतना रुपए डिस्काउंट देना पड़ सकता है। इंपॉर्टेंट बस क्या है बेटे, इसमें ट्रीटमेंट तो बिल्कुल पीवीडीडी के जैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। सेम नोट्स कॉपी कर देना है नीचे। ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है बेटे, 2% किस चीज का? 2%। ठीक है। तो 2% किसका है देखना, पहले माइनस होगा बेड डेप्ट। शपथ लो, सबसे पहले माइनस करेंगे हम लोग क्या चीज? बेड डेप्ट। बेड डेप्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकलेगा उससे कैलकुलेट होगा पीवीडीडी। 1 लाख माइनस 10,000, 90,000, इसका 10% निकलेगा 9,000 पीवीडीडी। कितना बचा? 81,000। अब ये जो 81,000 है, इसका 2% होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है। तो सबसे पहले बेड डेप्ट पढ़ना है क्वेश्चन में, उसके बाद पढ़ना है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, और उसके बाद पढ़ना है बेटे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कोई भी सीरियल ऑर्डर अगर इसमें हम चेंजेस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि बेड डेप्ट माइनस होगा तो पता चलेगा कितना बचा, उसका 10% करना है क्योंकि, और ये माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका 2% करना है। समझ में आ रहा है? तो सीरियली जाना जरूरी है, पहले बेड डेप्ट, फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ गया हमको। चलो इसका नोट्स लिख लेते हैं बेटे, लिखना। लिखना, इट इज मेड फॉर द एक्सपेक्टेड losses due to discount given to the it is made for the expected losses due to discounts given to the debtors due to prompt
पेमेंट, प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी, प्रॉम्प्ट पेमेंट, एक साथ पैसा देने से डिस्काउंट मिलता है, दैट इज प्रॉम्प्ट पेमेंट। ठीक है, it is calculated after deducting bad debts and provision for bad and doubtful debts। ठीक है, तो किस पे कैलकुलेट होगा बेटे, बैड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स, ये दोनों माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच जाएगा उस पे कैलकुलेट होगा तुम्हारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, ट्रीटमेंट लिख लें इसका, ट्रीटमेंट बेटे पूरा सेम है जो पिछले में हम लोग पढ़े थे। ठीक है ना, केस नंबर 1, व्हेन प्रोविजन इज गिवन outside the trial balance, when provision is given outside the trial balance, प्रोविजन कहां दिया बेटे, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। तो क्या ट्रीटमेंट होता था बताओ पीवीडीडी का, एक आएगा पीएनएल में डेबिट साइड में और दूसरा डेटर से क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, लिखना, it is shown on the debit side of PNL account, PNL के डेबिट साइड में आ जाएगा, और दूसरा it is deducted from the debtors in the बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो डेटर्स होगा उससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया सर। नेक्स्ट केस नंबर बी, सेकेंड केस बेटे, व्हेन प्रोविजन इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, प्रोविजन कहां दिया बेटे, प्रोविजन इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब ये पिछले साल का प्रोविजन है, जैसे पीवीडीडी था पिछले साल का पीवीडीडी था, वैसे ही पिछले साल का प्रोविजन है। ठीक है, और ये कहां पे माइनस हो जाएगा बेटे, जो पीएनएल में जो पुराना नया प्रोविजन है उससे माइनस हो जाएगा तुम्हारा ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, पिछला में भी ऐसे ही किए थे पीवीडीडी में, और सेम टू सेम करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और जो एग्जांपल वहां था सेम टू सेम टाइप के एग्जांपल्स यहां पे भी होगा। ठीक है, लिखना, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द न्यू प्रोविजंस, it is deducted from the new provisions in the profit and loss account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नया प्रोविजन बनाना है उससे माइनस हो जाएगा क्या चीज बेटे, ओल्ड प्रोविजंस। ठीक है, तो पीवीडीडी में पहले न्यू प्रोविजन पढ़ते थे, उसका दो ट्रीटमेंट कर देते थे और फिर ओल्ड वाले को ले जाके पीएनएल से माइनस कर देते थे। ठीक है, जो न्यू था उससे ओल्ड माइनस कर देते, वैसे ही यहाँ पे भी पहले ये वाला पढ़ लेंगे, न्यू वाला दो ट्रीटमेंट कर देंगे उसका, और ये जो ओल्ड प्रोविजन है उसको न्यू वाले प्रोविजन से माइनस कर देंगे, कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ रहा है, तो कोई नया चीज इसमें है नहीं, जो चीज हम ऑलरेडी पढ़े थे वही चीज रिपीट हो रहा है बेटे, खाली चेंजेस क्या है, वहां पे जो 10% था वो किस पे था, डेटर्स माइनस बेड डेप्ट, उसका 10% था, और यहां पे जो परसेंट है किस पे है, डेटर्स माइनस बेड डेप्ट, जो निकलेगा उससे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट माइनस होगा, फिर जो बचेगा उस पे आएगा तुम्हारा परसेंटेज। समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ गया सर, क्लियर, हाँ सर एकदम क्लियर सर। सर हटाओ ना सर इसको, नेक्स्ट आगे पढ़ाओ, करना बेटे, हेडिंग करना, लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट।
लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरा बात। ठीक है, अब ये जितना भी आइटम अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे बेटे, जो वो खाली ट्रायल के बाहर ही दिया होगा, कभी भी ट्रायल के अंदर ये चीज नहीं देगा। ठीक है, लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट, ये सबको क्या बोलते हैं बेटे? दिस इज एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, लिखना। इसके अंदर नोट्स पहले कंप्लीट करेंगे हम लोग। द एबनॉर्मल लॉस caused by fire, theft or accident is recorded by following journal entry, is recorded by following journal entry। ठीक है, पहला मिड नंबर 1, पहले जर्नल इसका लिख लेते हैं बेटे। लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। याद है ये एंट्री? लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट, नुकसान इसलिए डेबिट हुआ, और गुड्स जल गया बेटे, गुड्स जल गया या गुड्स चोरी हो गया, एक्सीडेंट से खराब हो गया, तो परचेज क्या हो गया? कम हो गया, टू परचेज। गुड्स कम हुआ, गुड्स का कौन सा बैलेंस है? डेबिट, उसको कम करेंगे तो क्रेडिट, परचेज के नाम से उसको हम क्रेडिट कर दें, क्योंकि गुड्स का खरीदना क्या लिखे थे? परचेज ही लिखे थे, गुड्स नाम का कोई लेजर है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, देखना, बीइंग एबनॉर्मल लॉस recorded, being abnormal loss recorded। ठीक है, नेक्स्ट, अब जितना रुपए का भी नुकसान हुआ, लेट्स से द अमाउंट ऑफ लॉस इज हियर 10,000, 10,000 रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि इसमें से कुछ इंश्योरेंस कंपनी बियर कर ले, हो सकता है ये जो सामान है इसका इंश्योरेंस कराया गया हो, और हो सकता है पूरा का पूरा 10,000 इंश्योरेंस कंपनी दे दे, या फिर 10,000 में से कुछ अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी दे दे। ठीक है, तो उसका एंट्री क्या होता है बेटे? देखना, लिखना, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट। ठीक है, अब सपोज ये 10,000 में से, सपोज 10,000 में से 6,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी दे दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 6,000, 4,000 का नुकसान हुआ तो पीएनएल में चला गया, टोटल कितना हो गया? 10,000। इसका मतलब 10,000 का सामान का नुकसान हुआ था, उसमें से 6,000 जो इंश्योरेंस कंपनी दे दिया, तो एक्चुअल में हमारा नुकसान कितने का हुआ बेटे? सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 4,000 टू लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर, समझ में आ गया बात। तो अब इसका देखना, हमारे फाइनल अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट होगा। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, इसमें ये एंट्री देखना, लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट टू परचेज। परचेज कम हो रहा है, परचेज कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? सब परचेज कम हो रहा है, तो यहां जो टू परचेज लिखा हुआ रहता है बेटे, जैसे 1,00,000 टू परचेज लिखा हुआ है, उससे क्या होगा? 10,000 रुपए परचेज का माइनस हो जाएगा। अब हम इसको माइनस ना करके इसको कहां लिख सकते हैं बेटे? हम लिख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय एबनॉर्मल लॉस, यहां पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो ट्रीटमेंट है, या तो ट्रेडिंग में परचेज से माइनस कर दो, या फिर ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख दो, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, करके बताऊं बेटे? देखना मेरा बात, यहां पे सपोज टू ओपनिंग स्टॉक है 10,000, टू परचेज बाय सेल्स
2 लाख बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,40,000। ठीक है, 2.5 लाख का इधर टोटल है, इधर 1,10 कम हुआ 1,40। ठीक है, अब अगर मैं परचेज से 10,000 माइनस कर दूं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा देखना। ये अगर 90,000 कर दूं तो प्रॉफिट कितना होगा बेटे? 1,50,000। ठीक है, अगर परचेज से माइनस नहीं करता हूं, परचेज से सपोज माइनस नहीं करता, परचेज को 1 लाख रहने देते। ठीक है, अगर परचेज को 1 लाख रहने देंगे तो मैं बोल रहा हूं यहां क्रेडिट साइड में लिख दो बाय एबनॉर्मल लॉस 10,000। क्या आंसर 1.5 लाख ही आ रहा है अभी भी? हाँ सर, 2,60,000 माइनस 1,10,000, 1.5 लाख रुपए ही आंसर आएगा। तो दो ट्रीटमेंट है बेटे इस एंट्री का, या तो परचेज से माइनस कर दो या फिर ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख दो। मैं कौन सा सिखाऊंगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखना, क्योंकि हमारे बुक में क्या दिया हुआ है बेटे? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखना दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखेंगे पूरा का पूरा 10,000 रुपीज। ठीक है, अब पीएनएल में कितना आएगा? एक्चुअल कितने का नुकसान हुआ? 10,000 का सामान डिस्ट्रॉय हुआ था, कितना रुपए मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से? 4,000 रुपए, सॉरी 6,000 रुपए मिल गया तुमको इंश्योरेंस कंपनी से। तो कितना रुपए नहीं मिला? 4,000 रुपए नहीं मिला। और ये 4,000 रुपए कहां आएगा बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू लॉस बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट 4,000 रुपीज। समझ में आ रहा है? तो क्या ट्रीटमेंट होगा? पहला ट्रीटमेंट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आ गया 10,000। ठीक है, पीएनएल के डेबिट साइड में आ गया 4,000। ठीक है, अब ये जो 6,000 रुपए है ये हमको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 6,000 इंश्योरेंस कंपनी से। हाँ सर, 6,000 हमको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये जो 6,000 हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, ये एसेट है कि लाइबिलिटी है? सर ये क्या है? ये एक एसेट है। तो कहां आ जाएगा बेटे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, इंश्योरेंस कंपनी 6,000। सर आप तो हमको आज तक पढ़ाए हैं कि डबल एंट्री होता है, 2 एंट्री होता है। ये क्या हो गया? ये तो 3 एंट्री हो गया सर। एक आ गया ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, दूसरा आ गया पीएनएल के डेबिट साइड में, तीसरा आ गया बैलेंस शीट के एसेट साइड में। 3 ट्रीटमेंट हो गया इसका। तो होना कितना चाहिए था? सिर्फ 2 ट्रीटमेंट। ठीक है, मैं हम कभी ये नहीं बताया कि 2 ट्रीटमेंट होना चाहिए। मैं ये हमेशा ये पढ़े डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए। एक ही डेबिट होगा या एक ही क्रेडिट होगा, ऐसा कोई मायने नहीं है। यहां पे देखना क्या हुआ, क्रेडिट कितना रुपए हुआ? ध्यान से देखना, क्रेडिट कितना हुआ? 10,000 क्रेडिट हुआ। डेबिट कितना हुआ? ये 4,000 यहां डेबिट हुआ। और एसेट साइड, एसेट क्या है? डेबिट बैलेंस है, 6,000 डेबिट हुआ। तो टोटल डेबिट कितना हुआ बेटे? ये रहा डेबिट और ये रहा डेबिट, 6,000 और 4,000, 10,000 डेबिट हुआ और ये रहा 10,000 क्रेडिट भी हुआ। तो 3 ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, हुआ 2 ही ट्रीटमेंट है। एक बस क्रेडिट है और 2 उसमें डेबिट है। अमाउंट सेम है, टोटल 10,000 क्रेडिट है और 10,000 ही डेबिट है। तो हमारा डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन्ड है। 3 ट्रीटमेंट करके भी डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन्ड है। क्या क्या ट्रिपल एंट्री होगा समझ में आ गया? पहला ट्रेडिंग क्या आएगा? क्रेडिट साइड में पूरा अमाउंट 10,000। दूसरा पीएनएल क्या आएगा? डेबिट साइड में एक्चुअल लॉस 4,000, और जितना रुपए मिलेगा हमको इंश्योरेंस कंपनी से वो आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, क्या सर इसमें इतना ही है? हाँ बेटे, ये पॉइंट में तो इतना ही है। लिख ले हम लोग इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये हम हटा दे रहा हूं, ये तो ऐसे ही लिखा था मैं तुम लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, देखना पॉइंट नंबर बी लिख लिया, इसके अंदर पॉइंट नंबर बी तक पहुंच गए बेटे। अब इसका हम लोग लिखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हेडिंग करना पॉइंट नंबर 1, द टोटल गुड्स destroyed, the total goods destroyed is recorded on the
credit side of trading account. The total goods destroyed is recorded on the credit side of trading account. Point number B. The actual loss is recorded on the debit side of profit and loss account. The actual loss is recorded on the debit side of profit and loss account. और जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा वो कहाँ आएगा बेटे? एसेट साइड में, किसके? बैलेंस शीट के, ठीक है। The amount receivable from insurance company is recorded as an asset in the balance sheet. Is recorded as an asset in the balance sheet. ठीक है, नोट डाउन करना बेटे तीन ट्रीटमेंट। पहला, गुड्स डिस्ट्रॉयड इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो अमाउंट हम लोग के लिखना मत, मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूं। 10,000 हो गया क्रेडिट साइड में, टोटल जितने रुपए गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ। पीएनएल में कितना आएगा? जितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिला। 10,000 का नुकसान हुआ था, मिला कितना? सिर्फ 6,000। तो 4,000 आएगा पीएनएल में और 6,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, वो आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। सर अगर ऐसा हुआ कि 10,000 का सामान डिस्ट्रॉय हुआ और पूरा का पूरा 10,000 ही मिल गया तो क्या होगा? तो बेटे 10,000 आएगा यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं आएगा, नील, क्योंकि नुकसान तो हुआ ही नहीं। पूरा का पूरा 10,000 आएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? अगर 10,000 से ज्यादा मिल गया बेटे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर 10,000 का लॉस हुआ है तो मैक्सिमम अमाउंट जो मिल सकता है वो कितना है? दैट इज ओनली लिमिटेड टू 10,000 रुपीज। क्लियर? हाँ सर, एकदम क्लियर है। क्लियर है बेटे? लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे इसका और खाली इसका एक्सट्रैक्ट बना के देखेंगे समझ में आया या फिर नहीं। हम लोग का जितना भी एडजस्टमेंट है बेटे ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक क्लास और लगेगा, सारा एडजस्टमेंट, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर खाली हम लोग इसके क्या करेंगे? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे 2-3 क्लास में, ठीक है। तो एक क्लास, नेक्स्ट क्लास में एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो जाएगा और उसके 2 क्लास में और लगेगा हमारा क्वेश्चंस करने में। तो 3 क्लास और लगेगा और हमारा ये चैप्टर क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन इसमें होंगे सारा क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क में दे दूंगा। तो सारा क्वेश्चन होमवर्क में दे दोगे? हाँ बेटे, इतने मेहनत से मैं पढ़ाया तुमको, अब मैं ये तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि हमारे बच्चे सारा क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक वैसे भी बहुत इजी है और क्लास 11 में बहुत ही अच्छे से हम पढ़े हुए रहते हैं इसको। सर क्लास 11 हाँ पढ़े तो थे, चलो छोड़ो उसको, एग्जाम्पल लिखो। लिखना एग्जाम्पल, टोटल गुड्स destroyed by fire is 20,000 and insurance company admitted a claim of 15,000। ठीक है, तो तुमको बताना है कौन सा चीज कैसे दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिख लो। इजी लगे तब भी इसको लिख लेना चुपचाप, ठीक है। अपने आप को महापंडित मत सोचो। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। कितना ट्रीटमेंट है बेटे? 3 ट्रीटमेंट है, लेकिन है 2 ही, क्योंकि क्रेडिट और डेबिट सेम है, 10-10 हजार, ठीक है। लिखना, पहला ट्रेडिंग में क्या आएगा बेटे? ट्रेडिंग में बाय एबनॉर्मल लॉस 20,000। हम यहां पे परचेज से माइनस करके भी लिख सकते थे, आंसर सेम ही आता, लेकिन हम परचेज से माइनस करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर पीएनएल अकाउंट में क्या आएगा? 20,000 रुपए का लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी कितना रुपए देगा बेटे? 15,000। तो कितने का नुकसान हुआ? 5,000। ये आएगा यहां पे 2 लॉस बाय फायर
या 2 एबनॉर्मल लॉस, एक ही बात है, ठीक है, 5000, ठीक है। और यहां पे आएगा इंश्योरेंस कंपनी, कितना रुपए, 15,000। समझ में आ गया? तो टोटल क्रेडिट कितना हुआ बेटे, 20,000 क्रेडिट हुआ, और डेबिट कितना हुआ, 5,000, और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो ये भी डेबिट हुआ 15,000। टोटल डेबिट 20,000 और टोटल क्रेडिट भी 20,000। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बेटे। अब तुम्हारा काम क्या है, ये पॉइंट जितने भी उसको रिकॉल करके रिवाइज करके अच्छे से आना है सारे एडजस्टमेंट्स को। नेक्स्ट क्लास हम एडजस्टमेंट सारा कंप्लीट कर लेंगे और फिर हमारे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे बेटे सारा का सारा एडजस्टमेंट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो इतना पढ़ के आना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।